वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लैंड एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। हम लोगों ने दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, लैंड और लेबर। और हमने पालमपुर के कहानी के माध्यम से समझा था कि लैंड और लेबर कितना जरूरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए लैंड और लेबर बहुत जरूरी है। और हम लोग जाने कि लैंड लेबर के साथ साथ कैपिटल और एंटरप्रेनर भी जरूरी था। तो इस वीडियो में हम लोग कैपिटल के बारे में जानेंगे, कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। और पालमपुर में जो फार्मिंग हो रहा है उसमें क्या कैपिटल की आवश्यकता है, कैपिटल क्या होता है, ये हम लोग इस पूरे वीडियो में समझेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे पालमपुर गांव में और दूसरे कौन से फार्म एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज हो रहे हैं। और पालमपुर गांव में वहां पर डेयरी का प्रोडक्शन कैसा है, डेयरी एक्टिविटीज किस तरीके से चल रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वहाँ के ट्रांसपोर्ट्स के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है और पिछले कुछ दिनों में कैसा सुधार हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सब हम लोग समझेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी। और हम लोग जानेंगे कि पालमपुर में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं गांव के, उनकी क्या स्थिति है, इसके ऊपर भी हम लोगों का ध्यान जाएगा। और उनके माध्यम से हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझेंगे कि एक गांव की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वहां पर जो भिन्न भिन्न जो उत्पादन के कार्य हो रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कैसे हिस्सेदारी करते हैं, कैसे कैसे वे लोग अपना अपना योगदान देते हैं, हम लोग सब समझेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। हमने पिछले वीडियोस में भी कैपिटल को अच्छे से डिस्कस किया था, कैपिटल को हमने क्लासिफाई भी किया था कि कैपिटल जिसका मतलब होता है पूंजी। पूंजी मतलब ये क्या चीज है, ये दरअसल जो पैसा का रिक्वायरमेंट है आपको, आप कोई भी चीज का उत्पादन करेंगे तो उसके उत्पादन के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी जिसे आप खरीदेंगे। आपको कुछ उस उत्पादन में मशीनरीज की आवश्यकता हो सकती है जिसके माध्यम से आप उस उत्पादन को पूरा करेंगे, प्रोडक्शन को फुलफिल करेंगे, प्रोडक्शन को करेंगे। उसके लिए आपको कोई मशीनरी चाहिए होगा, आपको कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने होंगे। आप जो लेबर्स हायर करेंगे उन लेबर को भी आपको पे करना होगा, उसके लिए भी आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है। तो रॉ मटेरियल जैसे आपको खेती ही है, मान लीजिए पालमपुर गांव में जैसे खेती हो रहा है तो खेती के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है। तो जैसे मॉडर्न फार्मिंग आप लोग जानते हैं पालमपुर में, अब मॉडर्न फार्मिंग को वहां पर अडॉप्ट कर लिया गया है। पालमपुर आप देखे थे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका था, वहां का क्षेत्र में ये पालमपुर गांव पड़ रहा था। और हरित क्रांति 1960 के बाद जो आई थी उसके बाद वहां पर मॉडर्न फार्मिंग को लोग अडॉप्ट कर लिए थे। लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे थे अपने अनाज को उगाने के लिए। और HYV सीड्स खरीदते थे, फर्टिलाइजर्स खरीदते थे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड। साथ ही साथ वो लोगों को ढेर सारा इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है तो उसके लिए वो लोग मोटर खरीदते थे, ट्रैक्टर्स खरीदते थे। तो इन सब चीजों को जो उन्होंने खरीदा, इस सब चीज को खरीदने में कुछ पैसा लगा होगा। जो HYV सीड्स खरीदा गया, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदे गए, वो उनको कुछ पैसों से खरीदा गया होगा। जो खाद खरीदे गए होंगे, बीज जो खरीदा गया, जो खाद खरीदा जाएगा, जो आपके इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडीसाइड, ये सब जो खरीदे जाएंगे इसमें भी कुछ पैसों की लागत आएगी। तो कोई भी फार्मिंग हो, कोई छोटा से छोटा फार्मिंग भी हो, अगर आपको एक छोटे से प्लॉट पे भी फार्मिंग करना है, यहाँ तक कि इवन आपको एक गमले में भी अगर आपको कुछ उगाना है तो आपको कम से कम एक गमला तो खरीदना होगा। तो वो गमला का कुछ खरीदने के लिए पैसा लगेगा। तो वो पैसा जो आपको उस गमला को खरीदने में लगेगा वो आपका पूंजी है। और वह उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, जिससे हम लोग कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, जिससे हम लोग कुछ मशीनरी टूल्स खरीदते हैं, जिससे हम लोग पे करते हैं दूसरे जो अपने प्रोडक्शन में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको हम लोग पे करते हैं। ठीक है। तो कैपिटल वो पूरा पैसा है जिससे हम लोग रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, जिससे हम लोग मशीन्स खरीदेंगे, और जिससे हम लोग जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका खर्च उठाएंगे, जो पूरा हम लोगों का लेबर खर्च हुआ उसका खर्च उठाएंगे। तो ये सारा कुछ हमारा कैपिटल है। जितना भी ये खर्च आ रहा है कोई भी फार्मिंग में, जैसे आप गमला का ही एक एग्जांपल लिए थे, एक पॉट में, फ्लावर पॉट में अगर आपको कुछ भी उगाना है, एक फ्लावर का प्लांट ही अगर उगाना है आपको,
मान लीजिए आप एक फ्लावर पॉट में फ्लावर का प्लांट उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको एक फ्लावर पॉट चाहिए होगा। सॉइल तो नेचुरल रिसोर्स है, तो उसको आप अपने गार्डन से या कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन पॉट तो आपको खरीद के लाना होगा कहीं से। तो आप एक फ्लावर पॉट खरीदेंगे, उसके लिए आपको कुछ पूंजी लगेगी। उसके बाद फिर आप जो प्लांट लगाएंगे, वो प्लांट अगर जो आपके पास अवेलेबल है आपके गार्डन में, तो आप उसको उसका कल्चर करके आप फिर से उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो आपके पास नहीं है, अगर आपके पास सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास पहले से कोई गार्डन नहीं है, तो आपको तो वो प्लांट खरीदना होगा। तो वो प्लांट को खरीदने में भी कुछ पूंजी लगेगी। ठीक है, आपको वो प्लांट खरीद के उसको लगाने के लिए, मिट्टी को कोड़ने के लिए आपको कुछ खुरपी तो चाहिए। मिनिमम तो आपको एक खुरपी चाहिए, एक ट्रॉवेल चाहिए, जिससे कि आप मिट्टी को कोड़ेंगे और उसमें प्लांट को लगाएंगे। तो खुरपी जो है वो आपका टूल्स है एक तरीके से। ठीक है, टूल्स है, मशीन है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर अपने काम को आसान करने के लिए। ऐसे आप हाथ से तो खोदेंगे नहीं उसको, और हाथ से तो मिट्टी को खोद के उसमें प्लांटेशन करेंगे नहीं। तो आपको कुछ टूल्स की आवश्यकताएं होंगी, आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की आवश्यकताएं होंगी। जैसे आप देखें कि आवश्यकता थी आपको गमला की, आवश्यकता थी आपको प्लांट की, उसके बाद आपको कुछ टूल्स चाहिए थे। और आपको अगर अपने प्लांट का बढ़िया ग्रोथ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि प्लांट हेल्दीली ग्रो करे, तो आप उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। तो वो फर्टिलाइजर्स में भी कुछ पैसा लगेगा, उसको भी खरीदने में कुछ पैसा लगेगा, उसको भी कहीं से आप खरीद के लाएंगे, तो उसमें भी आपका पूंजी लगेगा, उसमें भी पैसा लगेगा। फर्टिलाइजर डाल देने के बाद आपको अगर अपने प्लांट को प्रोटेक्टेड रखना है, उसको डिजीज से बचाना है, उसको इंसेक्ट से बचाना है, उसको पेस्ट से बचाना है, उसको रॉडेंट से बचाना है, उसको फंगस से बचाना है, तो आप इन सारे चीजों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब खरीदेंगे। ठीक है, तो ये सब को खरीदने में भी आपकी पूंजी लगेगी। तो आपको एक नॉर्मल सा गमला में एक छोटा सा पौधा उगाने के लिए, एक फ्लावर प्लांट उगाने के लिए आपको कुछ मिनिमल, आपका कुछ रिक्वायरमेंट्स था। तो जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग में बहुत ज्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट होती है। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो अभी तक आपका कैपिटल क्या होता है आप समझ चुके हैं कि कैपिटल का अर्थ है पूंजी। और ये पूंजी वो पैसा है जिससे कि आप रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, जिसको कि हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। जब हम लोग जिस पैसे से अपने रॉ मटेरियल्स को खरीदते हैं, उस पैसा को हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, जिस पैसे से हम लोग जब मशीन खरीद लेते हैं, तो वो मशीन जो हो जाता है, वो मशीन हमारा एक बार तो खराब नहीं हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही बार में इस्तेमाल करके खराब हो जाता है कि प्रोडक्शन के बाद। वो मशीन कई प्रोसेसेस में, कई प्रोडक्शन के प्रोसेसेस में वो अपना काम करते हैं और प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो वो मशीन एक बार खरीदने में, एक बार उसमें पैसा लगा देने में वो स्थायी हो जाता है, वो फिक्स्ड हो जाता है। तो ऐसे पूंजी को, ऐसे कैपिटल को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। जो मशीनरीज होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। एक बार जब हम लोग उन पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो कई प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो अपना योगदान देते हैं और प्रोडक्शन को पूरा करवाते हैं। तो जो आपके मशीनरी हैं, जो टूल्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो आपके फिक्स्ड कैपिटल हैं। जो आप रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका वर्किंग कैपिटल है। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो प्रोडक्शन के स्टार्ट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो उसको वर्क में, रनिंग मोड में लाने के लिए जरूरत है, उसको हम लोग उसका वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदे जाएंगे। उसके बाद फिर आपका होता है जो ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल आप लोग समझे पहले भी कि ह्यूमन कैपिटल को ही हम लोग एंटरप्रेनर भी बोलते हैं। ह्यूमन कैपिटल, जब ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग ट्रेन करते हैं, स्किल करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनमें विजडम का क्वालिटी होता है, उनमें जजमेंट की एबिलिटी होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। जब उनको हम लोग ट्रेन, एजुकेट और उनको हम लोग बढ़िया से उनका हेल्थ क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, उनके एजुकेशन क्वालिटी को एलिवेट करते हैं, तो फिर हम लोग ह्यूमंस को कैपिटल में टर्न करते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहे जाते हैं वो। तो ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, ये आप लोग पहले भी समझे थे, अभी एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दिया गया इसका। अब हम लोग आगे देखते हैं कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग इन पालमपुर। तो आप लोग जाने कि पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग हो रही थी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। इट विल रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। और किस लिए ये कैपिटल की आवश्यकता होगी? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए आवश्यकता होगी। फर्टिलाइजर्स, जो खाद खरीदे जाएंगे, उसके लिए आवश्यकता होगी पूंजी की। जो मोटर खरीदे जाएंगे,
जो मशीनरी खरीदे जाएंगे, जो ट्रैक्टर खरीदे जाएंगे, जो जनरेटर खरीदे जाएंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। और आपको पता है कि मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर, हेवी मशीन्स, जनरेटर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, इन सब मशीन्स का बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग में बहुत बढ़ चढ़ के वीडीसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपके आपके जो फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग है, उसमें बहुत ज्यादा आपका मॉडर्न फार्मिंग में कैपिटल की आवश्यकता है। आपको इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, ये सब भी खरीदना है। और उसके बाद फिर आप जाने थे कि मॉडर्न फार्मिंग जो था, जब आप HYV सीड्स उसमें शो कर रहे थे, तो HYV सीड्स के बारे में आपको बताया था मैंने पहले भी कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा इरिगेशन डिमांड है उनका, उनको बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ रेगुलर वीडिंग करने की आवश्यकता होती है। वो जहाँ उग रहे होते हैं, HYV सीड्स के प्लांट जहाँ उग रहे होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा वीड आते हैं, बहुत वीड्स उग जाते हैं, जंगली खरपतवार उनके साथ में उगने लगते हैं और उनके साथ भोजन का कंपटीशन करने लगते हैं, सनलाइट के लिए कंपटीशन करने लगते हैं, वाटर और मिनरल्स के लिए कंपटीशन करने लगते हैं। तो इसके वजह से उन प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उस फील्ड में जहाँ पे HYV सीड लगाया जाता है, वहाँ हेवी वीडिंग किया जाता है, मतलब तुरंत तुरंत रेगुलर इंटरवल्स पे वहां पे जंगली खरपतवारों को हटाया जाता है खेत में से। फिर से अगर आप उसमें लेबर को इन्वॉल्व करेंगे तो लेबर को पे करना होगा, अगर आप लेबर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको वीडीसाइड केमिकल्स इस्तेमाल करना होगा। तो वीडीसाइड केमिकल्स खरीदने के लिए आपको कुछ पूंजी चाहिए होंगे। ठीक है। और आप लोग जाने थे कि HYV सीड्स जो थे, उनको बहुत ज्यादा वाटर का भी डिमांड होता है, उनको इरिगेशन का भी डिमांड बहुत ज्यादा होता है। HYV सीड आपके डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। HYV सीड्स के जो प्लांट होते हैं, वो हाई क्वालिटी के ईल्ड देते हैं, उनका जो ईल्ड होता है वो ज्यादा होता है, उनका जो उपज होता है वो अच्छे गुण का होता है, अच्छे क्वालिटी का होता है। तो इस तरीके से आप देखें कि मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या कैपिटल की आवश्यकता है। तो आप देखें कि वर्किंग कैपिटल के रूप में मॉडर्न फार्मिंग में सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सब खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, उसको हम लोग उसका वर्किंग कैपिटल समझेंगे। जो मशीनरी खरीदने में पैसा इन्वेस्ट किया गया, जो मोटर खरीदा गया, जो ट्रैक्टर खरीदा गया, जो जनरेटर खरीदा गया, ये सबको आप कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड कैपिटल था। ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इसमें बहुत ज्यादा इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया गया था, तो उसके लिए भी जो जनरेटर्स खरीदे गए थे वो भी आपके फिक्स्ड कैपिटल में आ गए। और उसके बाद फिर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन जब एजुकेटेड रहते हैं, जब स्किल्ड रहते हैं, ट्रेन रहते हैं, तो वो प्रोडक्शन कर पाते हैं, उनके पास हुनर होता है प्रोडक्शन करवाने का। ठीक है। तो यहाँ पर जो किसान थे, वो किसान जो हुनरमंद थे, जो ट्रेंड थे, जो एजुकेटेड थे, वे अपने प्रोडक्शन को अच्छे से कर पाते हैं। जो किसान एजुकेटेड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, जो मतलब उनको सारी जानकारियां नहीं है, वेल अवेयर नहीं है, वो लोग मॉडर्न फार्मिंग को कर भी नहीं सकते हैं। और मॉडर्न फार्मिंग को पहले तो वो कर नहीं पाएंगे, और जो भी मेथड्स ऑफ फार्मिंग को वो कर रहे हैं उसमें वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको कुछ बेसिक्स उसका जानना जरूरी होता है एग्रीकल्चर में। आपको उनके रिक्वायरमेंट्स को जानना जरूरी होता है कि प्लांट्स का आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे, उनके कंडीशंस क्या होते हैं, कि किन कंडीशंस में वो उगते हैं। जैसे आप लोग देखें कि पालमपुर में सीजन्स था, खरीफ सीजन, रबी सीजन। तो जो खरीफ सीजन के प्लांट होते हैं उनके वैसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो रबी सीजन के प्लांट होते हैं उनके वैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिक्वायरमेंट होते हैं, सॉइल कंडीशंस के रिक्वायरमेंट होते हैं, मॉइस्चर और वाटर कंटेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इसमें भी सभी किसान सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो किसान पढ़े लिखे होते हैं, जो सभी चीजों को समझते हैं, वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग में आप देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो एजुकेटेड किसान हैं, जो वेल ट्रेंड किसान हैं, वही किसान इसको ज्यादा बढ़िया से अडॉप्ट करके सक्सेसफुली चला पा रहे हैं। तो वो जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो कि अच्छे से अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़िया कर पा रहे हैं, अपने क्रॉप्स को डिजीज से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, अपना एक बढ़िया प्रोड्यूस दे पा रहे हैं, वैसे किसान आपके ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है। अब जो वहाँ के स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं गांव में, आप देख रहे हैं कि पालमपुर गांव में कुछ किसान जो थे उनके पास बहुत जमीन था, और कुछ गरीब किसान थे बेचारे, उनके पास कम जमीन था। आप देखे कि करीब करीब 50 फैमिली जैसी थी जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन था। गांव का
मतलब कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन था उनके पास। 80 फैमिली अपर कास्ट फैमिली ऐसी थी गाँव में जिसके पास ज़्यादातर ज़मीन था गाँव का। 240 परिवार जो थे गाँव के, उनका जो जोत था, उनका जो खेत था, उनके खेत का जोत मात्र 2 हेक्टेयर ज़मीन तक का ही था। और बहुत सारे परिवार तो ऐसे थे जिनका 2 हेक्टेयर ज़मीन भी नहीं था। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो आप देखें कि अनइक्वल है, सभी के पास बराबर लैंड नहीं है। तो कुछ फार्मर, जाहिर सा बात है, जिस फार्मर के पास ज़्यादा ज़मीन होगा वो बड़े फार्मर होंगे, बिग फार्मर होंगे। जिसके पास मीडियम साइज प्लॉट्स होंगे वो मीडियम साइज फार्मर होंगे, मीडियम फार्मर होंगे। जिनके पास बहुत स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड होगा वो स्मॉल फार्मर होंगे। तो जो स्मॉल फार्मर हैं पालमपुर के, वो अपने कैपिटल के लिए दूसरों से उधार लेते हैं, वो बोरो करते हैं ताकि उनको कुछ पैसा मिले और वो अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर पाए अपने खेत पर। उनके पास इतना सरप्लस नहीं उगता है कि वो बेच करके उससे पैसा जमा करके वो रख सके ताकि अगले बार उसको इस्तेमाल कर सके। उनका जो उगता है फसल, वो फसल उनके परिवार के कंजम्पशन में ही पूरा नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से तो वो स्मॉल फार्मर्स है, क्योंकि वो छोटे जमीन के जो करते हैं, छोटा जमीन है उनका, उसके वजह से उनका प्रोडक्शन कम है, उसके वजह से उनका खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है। तो वो बेच तो पाते ही नहीं, तो उनको अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उनको बोरो करना होता है, ताकि वो बोरो करके जो पैसा मिले उससे वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके और उसी से अगर कुछ सरप्लस हो जाए तो वो अपने बोरो किए हुए रकम को चुका सके, वापस से उसका भुगतान कर सके जिससे भी वो उधार लिए हैं। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बोरो करते हैं, वो अरेंज करते हैं अपने कैपिटल के लिए, ठीक है। और ऐसे जब वो पैसे लेते हैं जमींदारों से, बड़े बड़े फार्मर से, तो बहुत हार्श टर्म्स और कंडीशन होते हैं और उनपे बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बहुत ही बहुत ही मतलब वो जायज नहीं होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाता है वो एकदम बिल्कुल भी जायज नहीं होता है और बहुत नाइंसाफी और ज्यादती होती है एक तरीके से उनके साथ। और वो इसके लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वो स्मॉल फार्मर हैं और अगर वो नहीं लेंगे उनसे पैसा उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो उनको और कोई देगा भी नहीं, तो उनको मजबूरन लेना पड़ता है। तो ऐसा ही एक कहानी हम लोग अब जानते हैं पालमपुर गांव के एक महिला सविता नाम की जो फार्मर हैं, वो एक स्मॉल फार्मर हैं पालमपुर गांव की। और ये जो सविता हैं, इनका 1 हेक्टेयर का जमीन है जिसपे ये वीट को सो करती हैं, वीट को उगाती हैं, वीट को बो करके, गेहूं का बुआई करके, उसका उपज उगा करके, उसको काट करके, उसको ये यूज करती हैं, उसको सेल करके अपना घर का सारा जरूरत पूरा करती हैं। तो ये एक स्मॉल फार्मर है। तो देखते हैं इनके कंडीशन के बारे में कि इनका क्या स्थिति है। तो स्मॉल फार्मर है ये, तो इनका जमीन तो छोटा होगा और इनको जो खेती के लिए जो सामग्रियां रिक्वायर्ड हैं वो तो खरीदना ही होगा। जैसे आप देखे थे कि खेती के लिए आपको मिनिमम क्या क्या चाहिए था। जो वर्किंग कैपिटल था आपका वो था बीज और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इन सभी चीजों का। आपको पानी चाहिए होगा खेत में सिंचाई करने के लिए, तो पानी खेत तक पहुंचाने के लिए आपको मोटर खरीदना होगा। तो अब ये स्मॉल फार्मर है, इनके पास मोटर होगा, ये बहुत ही मतलब कि जरूरी तो नहीं है कि इनके पास मोटर होगा ही होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है और ये रेंट करते हैं। और सविता भी वैसे ही फार्मर है जिनके पास इतना पैसा नहीं है और वो मोटर को रेंट करती हैं, या फिर उनको उतना पैसा चाहिए ताकि वो मोटर ये सब खरीद सके जिससे कि पानी अपने खेतों तक पहुंचा सके और साथ ही साथ अपने दूसरे मशीन और टूल्स को भी रिपेयर करा सके। तो इसके लिए इनको कुछ पैसा चाहिए होगा और ये पैसा स्मॉल फार्मर के पास नहीं होता है, तो वो बोरो करते हैं। तो सविता भी इसके लिए उनको बोरो करना था, उनको सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स तो चाहिए ही थे, उनके साथ साथ उनको पानी जो सिंचाई के लिए चाहिए थी, उसके लिए मोटर ये सब खरीदना था और उसके लिए उनको अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स का रिपेयरिंग करवाना था, जिसके लिए इनको कुछ इन्होंने अनुमान लगाया कि कितने पैसे की इनको आवश्यकता होगी। तो इनका जो अनुमान अंदाजा था वो था कि 3,000 का वर्किंग कैपिटल अभी इनको स्टार्ट करने के लिए, इनका काम स्टार्ट करने के लिए लगेगा। कम से कम 3,000 रुपया रहेगा तो ही इनका काम स्टार्ट हो पाएगा। तो ये 3,000 रुपया इनके पास तो था नहीं, तो ये 3,000 रुपया ये तेजपाल सिंह, जो कि एक बड़ा फार्मर है, जो कि एक जमींदार फार्मर है, उनसे ये उधार लेती हैं। और आपको जैसा पहले बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो बहुत हाई होता है और तेजपाल सिंह ने इनसे
24% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। साथ ही साथ सविता जो है उनको वादा करना पड़ा तेजपाल सिंह को कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो वो उनके फील्ड में मदद करेंगी और कटाई के दौरान फील्ड में काम करके उनका फार्म लेबर के रूप में भी काम करेंगी और उनका डेली का जो भुगतान होगा वो 100 रुपए का होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही लो है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इंडिया का तय किया है कि 300 रुपया मिलना चाहिए कम से कम एक फार्म लेबर को। और यहाँ पर एक तो इतना ज्यादा रफ कंडीशन है, इतना टफ कंडीशन है, इतना हार्श कंडीशन है कि 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो वर्किंग का जो वेज है वो भी प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है और 100 रुपीज पर ही इनको एग्री करना पड़ रहा है काम करने के लिए। इनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, इनको बहुत ज्यादा काम है और अपने हाउस होल्ड का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनका तो जब हार्वेस्टिंग सीजन रहता है तब इनको अपने फील्ड पे भी हार्वेस्टिंग करना होता है और सेठ तेजपाल सिंह को भी एज प्रॉमिस इनको वहां भी जाके वर्क करना होता है। और आपको पता है हार्वेस्टिंग सीजन बहुत ही बिजी टाइम होता है, बहुत ही बिजी सीजन होता है। तो इनको अब इन सारे परिस्थितियों की वजह से इनको ये सारे टफ कंडीशंस को मानते हुए बोरो कर लेना होता है ताकि इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। और ये एक स्मॉल फार्मर हैं, अगर ये तेजपाल सिंह से नहीं लेंगी पैसा तो इनको और भी कोई मुश्किल से ही देगा, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को सब जल्दी लोन्स नहीं देते हैं। तो उसके वजह से अपने मजबूरियों की वजह से उनको लेना पड़ता है उनसे तेजपाल सिंह से लोन और उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ता है कि वो उनको 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगी प्रति 4 महीने पर और 100 रुपए प्रतिदिन पर काम भी करेंगी जब कटाई की सीजन होगी तब। और उनको इस तरीके से उनके टर्म्स को एग्री करके उनसे बोरो करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल फार्मर है उनकी स्थिति बहुत बुरी है। उनको एक तो लेबर की तरह काम भी करना पड़ता है जाकर के दूसरे के फील्ड पे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पेमेंट भी करना पड़ता है। अपना जो वो पैसा बोरो करते हैं उसका भुगतान भी उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी समस्या बहुत ही जटिल है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत विशाल समस्या है। तो अब हम लोग जानते हैं मिडिल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के बारे में। जो मिडिल फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास थोड़ा सरप्लस प्रोड्यूस होता है। वो जब उत्पादन करते हैं तो उनके पास प्रोडक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा होता है जिसको कि वो आगे के प्रोडक्शन के एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकते हैं। तो मिडिल और लार्ज फार्मर जो होते हैं वो अपने प्रोड्यूस के सरप्लस को जब बेच देते हैं ट्रेडर्स को और मार्केट में जाकर के और बिग टाउन्स में जाकर के होलसेलर्स को, तो उससे उनको कुछ पैसा मिलता है और वो पैसा को वो जमा कर लेते हैं और उसी के मदद से अगले सीजन में वो प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने लैंड, लेबर और कैपिटल को समझा कि कैसे कैसे लैंड, लेबर और कैपिटल अपना रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन में। अब हम लोग जानते हैं कि पालमपुर में सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट कैसे हो रहा है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट कैसे हो रहा है। जो पालमपुर के जो लोग हैं आप जानते हैं वहां पर बगल में एक मार्केट है रायगंज में और शाहपुर एक टाउन है, वहां भी मार्केट है। तो वहां के लोग वहीं जाकर के अपना सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट करते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं पालमपुर में, आप देख रहे हैं कि कुछ रिच फार्मर है, कोई बिग फार्मर है और कुछ स्मॉल फार्मर है, गरीब फार्मर है, लेस लैंड होल्डिंग वाले फार्मर हैं। तो हम लोग उनके बारे में देखते हैं कि सभी क्या करते हैं, कैसे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे फार्मर्स की। जैसे सविता और गोविंद के सन्स जो है, गोविंद के जो बेटे हैं जो कि पालमपुर गांव में ही रहते हैं, तो ये लोग जो है इनका इतना ज्यादा तो लैंड नहीं है कि इनका सरप्लस प्रोड्यूस होगा। इनका खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है। जो ये प्रोड्यूस करते हैं इससे इनका खुद का दो दो टाइम का रोटी नहीं हो पाता है, पूरा 2 टाइम का ब्रेड बटर ये नहीं अरेंज कर पाते हैं उसी से। तो ये सरप्लस तो होता ही नहीं इनके पास कि इसको सेल करके ये कुछ प्रोड्यूस को सेल करके कुछ कमा सके, अर्न कर सके। तो इनका सेल का और सरप्लस सेल का कोई बात नहीं होता है क्योंकि ये स्मॉल फार्मर्स है। इनका खुद का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं ये दरअसल जाकर के सेल करते हैं, ये अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को मार्केट्स में जाकर के बेचते हैं और वहां पर ट्रेडर्स को देते हैं और कभी कभी होलसेलर्स को भी देते हैं। तो मीडियम और लार्ज फार्मर ये अपने सामग्रियों को बुलेट कार्ट से, टोंगा से और जो भी बॉगीज होते हैं उनके माध्यम से ये वीट को और अपने बाकी सामग्रियों को, गुड़ को, जैगरी को, ये सबको भेजते हैं उसके जरिए। और ये सब ट्रेडर्स जो बैठे रहते हैं रायगंज में और शाहपुर में, इनको ये जाकर के बेचते हैं और वहां के ट्रेडर्स जो रहते हैं इसको ले जाकर के सिटीज में
जो होलसेलर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। टाउन्स में, सिटीज में जो होलसेलर होते हैं उनको जाकर के ये ट्रेडर्स बेच देते हैं। अब तेजपाल सिंह जो है, आप देखे थे कि ये एक बड़ा फार्मर था और इसके पास बहुत जमीन है। इसके पास करीब करीब 350 क्विंटल वीट का सरप्लस प्रोड्यूस होता है। इनके पास, जो तेजपाल सिंह है, इनके पास 350 क्विंटल वीट का सरप्लस प्रोड्यूस होता है और ये अपने प्रोड्यूस को जाकर के रायगंज मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, और उससे बढ़िया पैसा कमाते हैं। और ये पिछले साल क्या किए थे कि जो सेल ऑफ सरप्लस वीट से इनको जो पैसा प्राप्त हुआ था, ये उस पैसे को बैंक में जमा कर दिए थे पिछले साल, ठीक है। और और क्या काम आता है ये पैसा इनको? ये पैसा जो अर्निंग से ये कमाते हैं, गेहूं को बेच करके ये जो पैसा कमाते हैं, इसी पैसा को ये दूसरे किसानों को कर्ज भी देते हैं। जैसे आप देखें कि सविता को तेजपाल सिंह ने कर्ज दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 24%। मतलब एक बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, करीब करीब 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के करीब इनको चार्ज कर रहे हैं। 1/4 समझिए तो चार्ज कर रहे हैं इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इस तरीके से कितना हार्श कंडीशन है और इससे कितना पैसा ये बना रहे हैं। तो एक तो ये पैसा को बैंक में डाले, उससे भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, जो ये किसी को उधार दे रहे हैं उससे भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और उसके बाद फिर इस साल तो इन्होंने जो सेविंग्स की है उससे ये सोच रहे हैं कि ये एक ट्रैक्टर खरीदें। तो आपको पता चलेगा कि ट्रैक्टर जो है, आप जाने पहले भी कि ट्रैक्टर और मशीन जो खरीदे जाते हैं वो क्या थे? वो आपके फिक्स्ड कैपिटल थे, वो आपके अगले प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो सरप्लस मनी होता है उसको या तो ये लोग बैंक में जमा कर देते हैं, या फिर जो पुअर फार्मर होते हैं उनको लेंड करते हैं, या फिर उससे कुछ मशीनरी टूल्स ये सब खरीदते हैं। जो मिडिल फार्मर होते हैं और जो दूसरे बड़े फार्मर होते हैं वो भी जाकर के अपने सरप्लस प्रोड्यूस को जाके जो उनका मार्केट होता है नियर बाय रायगंज और शाहपुर में, वहां पर वो लोग बेच देते हैं। कुछ फार्मर जो होते हैं वो अपने पैसे को बचा करके उससे मवेशी जानवर खरीद लेते हैं, कैटल खरीद लेते हैं, जैसे कि वो लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब खरीद लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ फार्मर तो उसी पैसे से ट्रक खरीद लेते हैं, और कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कि उसी पैसे से अपना दुकान भी खोल लेते हैं। आपको पता है, जो किसान जो बस स्टैंड के आसपास के एरिया में रहते हैं पालमपुर में, वो किसान इसी पैसे से वो लोग दुकान खोल लिए हैं। और कुछ किसान जो है वो ईटेबल्स का दुकान खोले, मतलब खाने पीने का। आप जब बस स्टैंड ये सब या रेलवे स्टेशन के आसपास जाते होंगे तो देखते होंगे ढेर सारा होटल, रेस्टोरेंट ये सब रहता है, तो वहां पर खाने की सामग्रियां बिकती है, तो वैसे शॉप्स को ईटेबल शॉप्स बोलते हैं। तो कुछ जो किसान हैं वो ईटेबल शॉप्स खोल लिए हैं, जो सरप्लस उनके पास पैसा मिलता है उससे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी हो रही हैं, कि शॉप्स हैं, ईटेबल्स के शॉप हैं, ठीक है, और दूसरे भी काम है, कुछ प्रोडक्शन भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहे हैं नॉन फार्म। तो उनके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। और आप लोग याद होगा आप लोगों को, पिछले लेक्चर में आप लोग देखे थे कि इंडिया के सिनेरियो और पालमपुर के सिनेरियो में हम लोग देखे थे कि इंडिया में करीब 76 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और 24% जो पॉपुलेशन है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। पालमपुर गांव में जो 75% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, और जो 25% पॉपुलेशन है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज से कनेक्टेड है, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज में आपके दूसरे प्रोडक्शन के एक्टिविटीज आते हैं, जैसे कि आपका पॉटरी का काम, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। फिर से आपका वीवर्स का काम, बुनकरों का काम, टेलर्स का काम, जो दर्जी होते हैं उनका काम, ठीक है, जो बुनकर होते हैं, जुलाहे होते हैं, वीवर्स, उनका काम, ठीक है। तो ये सब कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज भी आपके पालमपुर में चल रहा है। दूसरे एक्टिविटीज जैसे डेयरी के भी एक्टिविटीज चल रहे हैं पालमपुर में। जो किसान है वहाँ के, वो लोग गाय भैंस खरीदते हैं और उन गाय भैंस को ज्वार, बाजरा और तरह तरह के घास खिलाते हैं, और जो दूध उनसे उत्पन्न होता है उसको ले जाकर के रायगंज में बेचा जाता है। दो व्यापारी तो क्या किए हैं कि वो रायगंज में चिलिंग सेंटर खोल दिए हैं, मतलब वहां पर दूध को ठंडा किया जाता है और वहां से फिर वो ठंडा दूध को भेज दिया जाता है शहरों में। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रहा है। आप देखें कैसे कैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जो टाउन्स हैं, आप जानते हैं टाउन्स, ये सब में मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है, लेकिन पालमपुर एक छोटा गांव है, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादातर हाउसेस में, होम्स में, फील्ड में, और जो लेबर होते हैं वो आमतौर पे फैमिली लेबर ही होते हैं, वही वहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो
जो लेबर्स होते हैं वो फैमिली लेबर ही मिलकर के काम करते हैं, मुश्किल से ही कभी लेबर हायर किया जाता है ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। तो अब हम लोग जानेंगे मिश्री लाल के बारे में, जो कि एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदे हैं, और उस मैकेनिकल शुगर केन मशीन खरीदने के बाद वो उससे चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, और उस गुड़ को जाकर के शाहपुर में बेचते हैं। ठीक है। तो मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी शुगर केन खरीदते हैं और उसको जैगरी बना करके, गुड़ बना करके उसको शाहपुर में बेच करके उससे बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। वहां पर पालमपुर में आप जाने कि कुछ दुकानदार भी थे जो कि वहां पर सामग्रियां बेच रहे थे। जैसे बस स्टैंड के पास आपको बताएं कि वहां पर कुछ ईटेबल्स के दुकान खुले। आप लोग ट्रांसपोर्ट भी जाने थे कि ट्रांसपोर्ट में वहां पर रोड बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है रोड का, और साथ ही साथ वहां पर टोंगा, रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बुलक कार्ट, बॉगी, ये सब भी चल रहा था। तो वो लोग के माध्यम से वहां पर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, और साथ ही साथ सामग्रियों का भी आवागमन होता है। किशोरा भी वैसा ही एक गांव वाला है जो कि अब ट्रांसपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया है। किशोरा, जो कि एक फार्म लेबर है, गरीब लेबर है, उसका भी जमीन ज़्यादा नहीं है। वो बैंक से लोन लिया। गवर्नमेंट का जब एक अच्छा स्कीम चल रहा था जिसमें चीप लोन रेट था, और उसमें पुअर लैंडलेस फार्मर के लिए, लैंडलेस हाउस होल्ड के लिए चीप रेट पे लोन मिल रहा था। तो किशोरा लोन लेके एक बुफेलो खरीदा, उसको बुलोक कार्ट में फिर ऐड किया आगे चल के, और उस बुलोक कार्ट के मदद से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करने लगा, और इससे उसको पैसा आने लगा। वो जो पॉटर था उसके लिए गंगा जी से जाकर के क्ले भी लाने लगा, जैगरी को भी वो ट्रांसपोर्ट करने लगा, और इससे उसको ज़्यादा पैसा आने लगा। तो आज आप कैपिटल को समझें। थैंक यू। लाइक करिए।